हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम इंद्रेश कुमार है और मैंने यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाइड 2024 के दिसंबर में किया है विद 99.82 परसेंटाइल के साथ। इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ सैंधव घाटी सभ्यता। सैंधव घाटी सभ्यता में सैंधव घाटी सभ्यता के बारे में बता चुका हूँ। सैंधव घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र क्या है इसके बारे में बता चुका हूँ और सैंधव घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ था इस बारे में भी प्रकाश डाल चुका हूँ। इसके अलावा मैं सैंधव घाटी सभ्यता में कि सैंधव घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी यहाँ का नगर निर्माण योजना कैसी थी, यहाँ की भवन निर्माण योजना कैसी थी, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत और डिटेल अध्ययन करवा चुका हूँ जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो चाहे यूजीसी नेट जीआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो या फिर एसएससी हो, एमटीएस, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी या अदर एग्जाम जिसमें भी जहाँ जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें हिस्ट्री से सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर ना आता हो। ठीक है, तो यहाँ से पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। आज मैं बात कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और वहाँ का राजनीतिक और धार्मिक जीवन कैसा था, या सिंधु घाटी सभ्यता की देन क्या थी, और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इस सारे टॉपिक पे बात करूंगा, वो भी डिटेल से बात करूंगा। तो आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसका नाम है सैंधव घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। क्या नाम है? सैंधव घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सामाजिक सामाजिक जीवन किसका? सैंधव घाटी सभ्यता चल रहा है, तो बात कर रहे हैं सैंधव घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो सैंधव घाटी सभ्यता का जो समाज है, ठीक है, सैंधव घाटी सभ्यता के जो पुरातत्व मिले हैं या उत्खनिज जो स्थल मिले हैं उनसे यह चीज ज्ञात होती है कि यहाँ का जो समाज था वो सुखी था, समृद्ध था, और क्या था? सुखी था, समृद्ध था और सुविधापूर्ण था। यहाँ का जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से ये चीज प्राप्त होती है कि यहाँ का जो समाज था वो कैसा था? सुखी था, सुविधापूर्ण था। इसके अलावा परिवार जो था वो समाज की मुख्य इकाई हुआ करती थी। क्या होता है? परिवार जो थी वो समाज की मुख्य इकाई होती थी। परिवार में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, यानी मोहनजोदड़ो से या सिंधु घाटी सभ्यता से नारी मृण मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ नारियों का सम्मान किया जाता था, उनकी रेस्पेक्ट या इज्जत दी जाती थी। यानी इस चीज से ये पता चलता है कि महिलाओं, यहाँ का जो समाज था, सैंधव समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। तो मैंने क्या बात कही? सैंधव घाटी सभ्यता की बात चल रही है, तो सैंधव घाटी सभ्यता में देख लेते हैं। मैंने क्या बताया? सुखी एवं सुविधापूर्ण था। कैसा था? सुखी एवं सुविधापूर्ण। सुखी एवं सुविधा पूर्ण। अब ये चीज पता कैसे चली? ये चीज पता चलती है उत्खनित पुरास्थलों से, अध्ययन से पता चला है, जो साक्ष्य मिले उससे पता चला है। सुखी एवं सुविधापूर्ण था, यानी महिलाओं का यहाँ पर बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता था। नारी मरण मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं उत्खनन करने के पश्चात या अध्ययन करने के पश्चात, जिससे पता चलता है कि यहाँ का जो समाज था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक समाज। मात्र सत्तात्मक समाज यानी परिवार की जो मुखिया होती थी वो महिला होती थी, यानी पुरुषों का साक्ष्य मिलता है, लेकिन मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब ये हो गया कि ज्यादातर महिलाओं को प्रधानता दी जाती थी इस तरह के समाज में। और वही समाज आगे ग्रो भी करता है, उन्नत करता है, जहाँ पे जिस देश या जिस राष्ट्र में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, जो समाज पितृसत्तात्मक होते हैं या पैट्रियार्की से घिरे होते हैं, उस समाज वो समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। यानी महिलाओं का सम्मान, क्योंकि कोई भी देश हो वहाँ की आधी आबादी तो महिलाओं की होती है, और अगर आधी आबादी बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही है और आधी आबादी को बढ़ने के लिए सारे संसाधन, सारे रिसोर्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो ये एक तरफ से क्या हो रही है? महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था, सुखी एवं सुविधापूर्ण था। परिवार जो थी वो समाज की मुख्य इकाई थी। क्या थी? समाज की जो परिवार परिवार जो था ये समाज की मुख्य इकाई थी। ये चीज समझ में आ जाती है कि परिवार जो था ये समाज की मुख्य इकाई थी। एक ये चीज पता चलती है पुरातात्विक आधार पर, ये पता चलता है क्या मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा है, इनके उत्खनित स्थलों से या इनका जो अध्ययन करने पर ये चीज भी पता चलती है कि जो यहाँ का समाज था वो चार वर्गों में विभक्त था। कैसा समाज? समाज जो था हड़प्पाई समाज। क्या लिख सकते हैं? हड़प्पाई हड़प्पाई समाज जो था वो चार वर्गों में विभक्त था। कैसे?
4 वर्गों में विभक्त था, 4 वर्गों में विभक्त था। यानी वैदिक घाटी सभ्यता की तरह ही, जैसे शूद्र होते थे, क्षत्रिय होते थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में भी 4 वर्ग बनाए गए थे समाज के। एक होता था योद्धा, क्या होता था? योद्धा होता था। दूसरा क्या होता था? विद्वान होता था। यानी पहला जो होता था विद्वान होता था, योद्धा होता था। फिर क्या होता था? शिल्पकार या व्यापारी होता था। क्या होता था? शिल्पकार या व्यापारी होता था, शिल्पकार या व्यापारी होता था। और चौथा जो होता था वो होता था श्रमिक। श्रमिक का मतलब हो गया सामान्य नागरिक, जो बिल्कुल सामान्य होता था, या जो दास होता था, सामान्य सेवक, सामान्य सेवक भी बोल सकते हैं। तो यानी जो हड़प्पाई समाज है या मोहनजोदड़ो का समाज है, ये 4 वर्गों में विभक्त था। कितने? 4 वर्गों में विभक्त था। यानी 4 वर्गों में विभक्त था। योद्धा, विद्वान पहला, दूसरा योद्धा, शिल्पकार या व्यापारी, श्रमिक या सामान्य सेवक में विभक्त किया जाता था। यानी इस चीज से ये तो पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन हम पढ़ा रहे हैं, सैंधव सभ्यता, क्या लिख सकते हैं? सैंधव सभ्यता। यहाँ पे, यहाँ का जो समाज था ये वर्ग विषमता आधारित था, क्योंकि विषमता देखने को मिल रही समाज में, योद्धा है, विद्वान है, तो क्या थे? वर्ग विषमता पर आधारित था। वर्ग विषमता, वर्ग विषमता पर आधारित समाज, वर्ग विषमता पर आधारित आधारित समाज, ये चीज समझ में आ रही है। इसके अलावा व्हीलर महोदय जो पुरातत्वविद हैं, और गार्डन चाइल्ड, इन लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पे दास प्रथा का अस्तित्व मिलता है। इन लोगों ने प्रूफ भी किया है। तो यानी क्या हो जाएगा? गार्डन चाइल्ड, क्या लिख सकते हैं? गार्डन चाइल्ड, ये एक इतिहासकार है, पुरातत्व, और व्हीलर है। क्या है? व्हीलर महोदय और गार्डन चाइल्ड, ये हिस्टोरियन है। एक ये है और एक ये है। इन लोगों ने बताया कि दास प्रथा का भी अस्तित्व देखने को मिलता है। यानी इन्होंने सिद्ध भी किया है, दास प्रथा का अस्तित्व देखने को मिलता है। अगर ये पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का अस्तित्व मिलता है, तो हाँ, बिल्कुल मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ पे पुरुष जन्म को प्रधानता दी जाती थी, ठीक है, यानी लड़के का जन्म होता था तो प्रधानता दी जाती थी। लेकिन ये नहीं था कि अगर स्त्री या लड़की का जन्म हुआ है तो उसकी निंदा की जाए, उसकी बुराई की जाए, ऐसा नहीं था। यानी बराबर पढ़ने लिखने या जो भी उस समय की क्रियाकलाप होते थे उसमें महिलाओं को भी पार्टिसिपेट किया जाता था, क्योंकि शहरी सभ्यता थी। और उस समय के हिसाब से, तत्कालीन समय के हिसाब से, ये समाज बहुत आगे ग्रो कर गया था, ठीक है। तो गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, दास प्रथा का अस्तित्व देखने को मिलता है, परिवार सुखी समृद्ध, ये सारी चीजें हुआ करती थी, ठीक है। तो स्त्री, और अब यहाँ के समाज की बात कर रहे हैं, सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के जो स्त्री और पुरुष होते थे, स्त्री और पुरुष ये दोनों ही आभूषण धारण करते थे। स्त्री और पुरुष क्या करते थे? दोनों आभूषण धारण करते थे, दोनों आभूषण धारण करते थे, दोनों आभूषण धारण करते, दोनों ही आभूषण धारण करते थे। ये चीज समझ में आ गई। स्त्री और पुरुष दोनों साज सज्जा के साथ रहते थे। कार्नेलियन हो गया, ये बाजूबंद होते थे या कमरबंद होते थे, जो इस तरह के जो थे, ये सारे आभूषण पहनते थे। यहाँ के जो स्त्री और पुरुष थे वो क्या? मनोरंजन के भी शौकीन थे। किसके शौकीन थे? मनोरंजन के भी शौकीन थे। किसके? मनोरंजन के शौकीन थे। अब मनोरंजन में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? मनोरंजन में आ जाएगा मछली पकड़ना। क्या? मछली पकड़ते थे। और क्या करते थे? पासा खेलना, पासा यानी जुआ, पासा खेलना, पासा खेलते थे। इस पासा खेलने वाले को अछवाप बोला जाता था, अछवाप, ठीक है। ये करते थे, पासा खेलते थे। शतरंज खेलते थे, शतरंज के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। स्त्री मनोरंजन के शौकीन होते थे, मछली पकड़ना, पासा खेलना, ये सारी चीजें होती थी। अब बात आ रही है कि यहाँ जो थे सूती वस्त्र, यहाँ जो है सूती वस्त्रों के भी साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? यहाँ के जो स्त्री और पुरुष थे मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं? सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से किसके मिलते हैं? सूती वस्त्र,
सूती वस्त्र, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे कुछ वस्त्र ऐसे मिले हैं जिससे, जैसे हड्डी की बनी सुई मिली है, तो हड्डी की बनी सुई से ये चीज़ पता चलती है कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो वस्त्र थे, वो कपड़े, मतलब इन्हें सिलाई और कढ़ाई का भी ज्ञान था। सूती वस्त्र मिले, सूती वस्त्र मिले, और यहीं से मिली, हड़प्पा से मिली हड्डी की बनी सुई। क्या बनी? हड्डी की बनी, हड्डी की बनी सुई। तो हड्डी की बनी सुई, अब सुई है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे, इन्हें वस्त्र की सिलाई और कढ़ाई का भी ज्ञान था, यानी सिलाई कढ़ाई का ज्ञान था। सिलाई कढ़ाई, सिलाई कढ़ाई का ज्ञान था, सिलाई कढ़ाई का ज्ञान था, ये चीज समझ में आ जाती है। इसके बाद बात आती है, और यहाँ के लोग क्या थे? तो यहाँ के जो लोग होते थे वो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे, यानी सैंधव सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे, मांसाहारी दोनों थे। क्या क्या खाते थे? जैसे शाकाहारी में हो गया साग, सब्जी, गेहूं, जौ, बाजरा, इन सब की खेती होती थी वहीं पर। वहीं पर जिनका मांस खाया जाता था वो जानवर भी होते थे। मांस, मांस में क्या आ जाता था? मांस हो गया, जैसे अंडा हो गया, अंडा आ जाता था, मुर्गी, मुर्गियां आ जाती थी, बैल आ जाते थे, या पक्षी हो गए, इन सबको जो था वो मार के खाया जाता था। तो यानी यहाँ के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे, यानी आमोद प्रमोद के साधन सभी थे। ठीक है, सिलाई कढ़ाई का ज्ञान था, खेलने के शौकीन थे, दोनों लोग वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, और क्या मिला यहाँ से? एक चीज और मिलती, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, दास प्रथा के अस्तित्व भी मिलते हैं, ये चीज तो समझ में आ गई। अब यहाँ से एक चीज और मिलती, दोनों अब होता, हड़प्पा से सोने का एक कंगन मिला है। क्या मिला है? हड़प्पा से सोने का एक कंगन मिलता है, हड़प्पा से मिलता है सोने का एक कंगन, हड़प्पा से मिला है सोने का, हड़प्पा से मिला सोने का एक कंगन, सोने का बना कंगन। ठीक है, हड़प्पा से मिलता है सोने का बना कंगन, और क्या मिलता है? और मिलता है छह मनकों, छह मनकों से बना हार, बना हार, छह मनके मिलाकर लड़ियों में जोड़ करके एक हार बनाया गया था, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। ये चीज समझ में आ गया, आमोद प्रमोद के साधन थे, ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा मिला है लोथल से खेलने के बोर्ड के दो साक्ष्य मिलते हैं। किससे? लोथल, लोथल से खेलने के बोर्ड, खेलने के बोर्ड के दो साक्ष्य मिलते हैं, खेलने के बोर्ड के दो साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, खेलने के दो साक्ष्य मिलते हैं, एक है मिट्टी का, एक है, एक मिट्टी का है और एक ईंट का है, एक ईंट का है। ये चीज समझ में आ गई। लोथल से खेलने के बोर्ड के दो साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से ही मिलता है एक स्टेडियम, लोथल से क्या मिलता है? स्टेडियम मिलता है, स्टेडियम। लोथल से क्या मिलता है? स्टेडियम, या गोदी बाड़ा बोल देते हैं। लोथल जो था वो गोदी बाड़ा, डॉकयार्ड, गोदी बाड़ा। और मिलता है कच्छ की खाड़ी में, एक स्थान मिलता है कच्छ की खाड़ी में स्थित, कच्छ की खाड़ी में स्थित जूनीकरण, स्थित जूनीकरण, जूनीकरण नाम है। क्या नाम है? जूनीकरण। यहां से मिलते हैं स्टेडियम के दो साक्ष्य, स्टेडियम, स्टेडियम के दो स्टेडियम मिलते हैं, दो स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात कर रहे हैं सैंधव घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की। तो सामाजिक जीवन में आ जाता है कि यहाँ जानवरों का शिकार या जो भी है, संगीत, मनोरंजन जो भी करते थे। अब बात आ रही सैंधव घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। तो सैंधव घाटी का जो सामाजिक जीवन था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनित या पुरास्थलों से ज्ञात होता है कि यहाँ का जो जीवन था वो सुखी एवं सुविधापूर्ण था।
यहाँ का जो समाज था, यानी नारी की मृण मूर्तियों के जो साक्ष्य मिलते हैं, उससे ये पता चलता है कि यहाँ अधिकांशतः जो नारी की मूर्तियाँ मिली हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ के जो लोग थे वो महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। परिवार जो था समाज की एक मुख्य इकाई थी या बेसिक यूनिट थी। इससे ये पता चल गया कि मात्र सत्तात्मक समाज के जो साक्ष्य मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं। चनहु दड़ो है, ठीक है। अब भी इसके बाद बताऊंगा कुछ और फैक्ट। फिर बताया जा रहा है कि हड़प्पाई जो समाज था या सिंधु घाटी का जो समाज था वो 4 वर्गों में विभक्त था। जैसे ही वैदिक काल में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी तरह से तुम इन्हें मान सकते हो। विद्वान होता था, योद्धा होता था, शिल्पकार तथा व्यापारी होते थे, एवं श्रमिक या सामान्य सेवक। तो इस चीज से पता चलता है कि जो हड़प्पाई समाज था वो विषमता मूलक था। विषमता मूलक का मतलब ये था कि सभी लोग समान नहीं थे, यानी 4 वर्गों में विभक्त था। यानी हड़प्पाई समाज जो था वो वर्ग विषमता पर आधारित समाज था। इसके अलावा गार्डन चाइल्ड हुए हैं और व्हीलर हुए हैं, इन लोगों ने ये प्रूव भी किया है कि यहाँ से दास प्रथा के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। यानी दास प्रथा भी प्रचलित थी। यहाँ के जो राजे महाराजे या जो अमीर वर्ग के लोग होते थे या जो जमींदार, ये जो पुरोहित होते थे, वो लोग अपने घरों में अपने घरेलू कार्य या खेती का कार्य कराने के लिए दासों को रखते थे। ये चीज समझ में आ गई। यहाँ की जो स्त्री और पुरुष थे वो दोनों लोग क्या करते थे, आभूषण धारण करते थे। वो कार्नेलियन हो सकता था, मनके हो सकते थे, बाजूबंद हो सकता था, गले का हार हो सकता था, ठीक है, इस तरह के। और यहाँ से मिलता है हड़प्पा से सोने का एक कंगन मिलता है, सोने 6 मनकों से बना 6 लड़ियों का एक हार मिलता है। इन सब के साक्ष्य मिलते हैं। जो हड़प्पाई सभ्यता के लोग थे मनोरंजन के भी शौकीन होते थे। मछली पकड़ना होता था, पासा खेलना होता था, शिकार खेलना, जानवरों को मारना, संगीत, मनोरंजन, इस तरह के जो थे ये इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। मनोरंजन, हड़प्पाई और मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समाज से कहाँ मिलते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थलों से उत्खनन करने पर सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। जब सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं और हड़प्पा से ही एक सुई भी मिलती है जो हड्डी की बनी हुई थी। तो हड्डी की बनी सुई, अब सुई का काम किसमें आता है, कपड़े को सिलाई कढ़ाई में। तो यानी इस चीज से ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्हें सिलाई कढ़ाई का ज्ञान था। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सिलाई और कढ़ाई का ज्ञान था? तो यस, ये चीज सही है। और यहाँ के जो समाज था, यहाँ के जो स्त्री और पुरुष दोनों लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे। साग सब्जी, जौ, बाजरा, गेहूँ, मटर, इसके अलावा मांस में अंडा हो गया, मुर्गी, बैल, पक्षी या इस तरह के अन्य जो मांसवर्धक जो चीजें होती थी जिससे मांस मिलता था, उन चीजों का भी उपयोग करते थे। हड़प्पा से मिलता, लोथल से खेलने के बोर्ड के 2 साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें से एक मिट्टी का बना हुआ है और एक पकी हुई ईंट का बना। लोथल से गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड यानी बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। और कच्छ की खाड़ी में स्थित जूनीकरण से 2 स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ के लोग श्रृंगार प्रसाधन के भी शौकीन थे, यानी किसके, श्रृंगार के साधन। और समाज है तो श्रृंगार भी हो रहा होगा। तो श्रृंगार में यहाँ से मिलता है लिपस्टिक, लिपस्टिक मिलता है। लिपस्टिक के साक्ष्य जो मिलते हैं वो चनहु दड़ों से मिलते हैं, चनहु दड़ों से मिलते हैं। ये चीज समझ में आ गई। एक है नौसारो और मेहरगढ़, नौसारो और मेहरगढ़, नौसारो और मेहरगढ़ से बहुत सारी मिट्टी की ऐसी मूर्तियां मिलती हैं जिससे ये चीज़ पता चलती है कि यहाँ की मिट्टी, जो यहाँ की मूर्तियां हैं उनको लाल रंग से मांग भरने का साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो और इससे क्या मिलता है, लाल रंग से मांग भरने का साक्ष्य। लाल रंग से मांग, मांग मतलब ये लाल रंग से मांग भरने का साक्ष्य मिलता है। अब इससे ये तो पता चल रही है कि जो ये मांग भरने की जो प्रथा है ये हड़प्पा कालीन प्रथा, यानी हड़प्पा काल से ही, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही चली आ रही है, जो हमारे समाज में आज भी प्रचलित है। श्रृंगार, लिपस्टिक हो गया या अन्य जो साज सज्जा के जो सामान होते हैं वो हड़प्पाई समाज के सामाजिक जीवन से ही आते हैं। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ का जो राजनीतिक जीवन था उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी और ये आप लोग लिख भी चुके होंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा होता था। अब बात कर रहे हैं, तब तो मैं इधर का इरेज कर दे रहा हूँ और आप लोग उधर का लिख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे।
हड़प्पाई समाज का राजनीतिक जीवन। क्या हो जाएगा? हड़प्पाई समाज का। ठीक है, क्या बात चल रही है? सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। अब कोई भी देश हो, कोई भी सभ्यता हो या कोई भी राष्ट्र हो, यहाँ से ये चीज तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी कि वहाँ राजनीतिक जीवन का क्या, राजनीतिक जीवन में वहाँ क्या चलता था या राजनीतिक जीवन के क्या साक्ष्य मिल सकते हैं। अब राजनीति कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वहाँ से कोई वो मिले कि राजनीति ये चीज दिखाई जाए कि यह राजनीति के द्वारा हुई थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, यहाँ के उत्खनन से या पुरास्थलों से ऐसा कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिलता है कि यहाँ पे जो राजनीतिक जीवन था वो किसी एक राजा के हाथ में था या व्यापारी वर्ग के हाथ में था, यानी राजनीतिक संगठन के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सके ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता, यानी कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं। क्या है? राजनीतिक जीवन का कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिलता। प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, या ना कोई राजनीतिक संगठन मिलता है, ना कोई राजनीतिक संगठन मिलता है, कोई भी राजनीतिक संगठन भी नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फिर भी अनुमान लगाया जाता है। क्या अनुमान लगाया जाता है? अनुमान लगाया जाता है कि बिना प्रशासन के, अनुमान लगाया जाता है कि बिना प्रशासन के, बिना प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के, बिना प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के, बिना प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के हड़प्पाई समाज, बिना प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के हड़प्पाई समाज जो था वो 1750 ईस्वी तक के था। 1750 ईस्वी तक, यानी लगातार अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 3500 से था 1700 तक, यानी लगभग कितना 1700 वर्षों तक जीवित रहा। ये चीज बड़ी आश्चर्यजनक है। बिना प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के हड़प्पाई समाज 1750 ईसा पूर्व तक कैसे अस्तित्व में बना रहा? कैसे अस्तित्व में बना रहा? ये चीज पे, इस चीज पे तो प्रश्न उठता ही है भाई, उठेगा भी, क्योंकि कोई भी समाज हो बिना प्रशासनिक या राजनीतिक व्यवस्था के चल ही नहीं सकता। और ये समाज जो 3500 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था या 3300, 3200, 50 जो भी मान लो, 1750 ईस्वी तक रहा, इसमें कोई ना कोई राजनीतिक संगठन जरूर रहा होगा, लेकिन इस चीज के प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिलते। तो लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि यहाँ का कैसी व्यवस्था हो सकती है? तो लोग अंदाजा ये लगाते हैं कि जैसे यहाँ मान लो केंद्रीकृत शासन होगा, क्या होगा? जैसे अब यहाँ का जो हड़प्पाई समाज जो देखने में आता है, जैसे कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, यह जो व्यवस्था चल रही थी, आंतरिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो ये कैसे हो रहा था? अगर कोई शासक का नियंत्रण नहीं था तो कितने अच्छी प्लानिंग से सड़कें बनाई गई थी, सड़कों के किनारे नगर बसाए गए थे, दुर्ग बने होते थे, प्रशासनिक भवन, सार्वजनिक भवन। तो कहने का मतलब ये चीज तो स्पष्ट होती कि कोई ना कोई यहाँ ऐसा संगठन जरूर रहा होगा जिससे ये चीज समझ में आए कि ये हड़प्पाई समाज जो था इतने दिनों तक अस्तित्व में बना रहा। तो बात चल रही है, तो पहली विशेषता आती है जो प्रामाणिक नहीं है, फिर भी क्या हो सकता है? केंद्रीकृत शासन हो सकता है। केंद्रीकृत शासन, यानी सभी लोग मिलजुल कर शासन कर रहे होंगे। अब केंद्रीकृत शासन में बात आ रही है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में नगर अत्यंत सुव्यवस्थित तरीके से मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो नगर मिल रहे हैं वो वेल प्लान्ड मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? वेल प्लान्ड सिटीज मिल रही हैं, सिटीज। अब आजकल के नगर वेल प्लान्ड नहीं हो पा रहे हैं, जबकि इतनी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत है। तो क्या हो गया? यानी सुव्यवस्थित है। तो अब इस चीज पे आश्चर्य किया जाता, तो यानी ये बात जरूर है कि अब जैसे यहाँ केंद्रीकृत प्रशासन में देख लिया जाए, जैसे ग्रिड पद्धति से नगर बना था, ग्रिड पद्धति थी। नालियों का प्रबंधन बेस्ट तरीके से किया गया था, नालियों का प्रबंधन था।
नालियों का प्रबंधन होता था। ठीक है, नालियों का प्रबंधन होता था। सड़कों की व्यवस्था थी। कैसे थी? सड़कों की व्यवस्था होती थी। ये चीज समझ में आ गई। सड़कों की व्यवस्था थी। भवन निर्माण की योजना बनाई जाती थी। भवन निर्माण योजना। और कोई भी विवाद नहीं। तो अब इन सारी चीजों को अगर इतनी व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित तरीके से चल रही थी तो इस चीज पे प्रश्न उठता है कि ये सारी चीजें इतनी प्लानिंग के तहत कैसे हो पा रही थी। तो इससे ये समझ में आता है कि जैसे मनके हैं, समान आकार की ईंटें भी मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं? समान आकार की ईंटें हैं। ठीक है, मानकीकृत मोहरें हैं जो सभी जगह चलती थी। तो इससे ये पता चलता है कि कोई ना कोई एक केंद्रीय शासन रहा होगा, कोई ना कोई केंद्रीय प्रशासनिक निकाय होगा। केंद्रीय प्रशासनिक निकाय होगा। भले ही उसका कोई नाम नहीं मिलता, लेकिन कोई ना कोई केंद्रीय प्रशासनिक निकाय जरूर रहा होगा जिससे ये सारी व्यवस्थाएं जो थी बहुत ही अच्छी तरीके से चल पा रही थी, या जो प्लान एंड सिटीज जो बन पा रही थी। ये ग्रिड पद्धति है, नालियों का प्रबंधन, सड़कों की व्यवस्था जो भी हो पा रही थी। जगह जगह पे मेन होल बने होते थे। सड़कें एक पद्धति में बनाई गई थी। सड़कें एक दूसरे को काटती थी। ऑक्सफोर्ड सर्कस की संख्या बनाई गई थी। तो कोई ना कोई एक केंद्रीय प्रशासनिक निकाय जरूर रहा होगा जो पूरे समाज को नियंत्रित करता होगा। क्या करता होगा? समाज को नियंत्रित करता होगा। समाज को नियंत्रित करता होगा और अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार ही शहर को पूरी प्लानिंग के तहत बताता होगा। तो ये दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती? दूसरा हो सकता है कि राजतंत्र था या पुरोहित का शासन। दूसरा क्या है? राजतंत्र या पुरोहित का शासन। राजतंत्र या पुरोहित का शासन, ये व्यवस्था। अब देखो, इतिहासकार जो भी हैं वो लोग इस बात से तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि कोई राजतंत्र का शासन व्यवस्था रही होगी, क्योंकि राजतंत्र होता तो राजतंत्र के कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले होते, किसी राजा का उल्लेख होता, उसके सिक्के होते, मोहरें होती। तो इस चीज को तो इतिहासकार भी नकारते हैं। तो बात आ रही है पुरोहित का शासन कैसा था। तो यहाँ पे दो मत प्रज्वलित हैं कि या तो राजा का अस्तित्व होगा। क्या? राजा का अस्तित्व होगा। राजा का अस्तित्व होगा। दो मत हैं यहाँ। ठीक है, दो मत हैं। राजा का अस्तित्व होगा या पुरोहित प्रधान शासन होगा। पुरोहित प्रधान शासन होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यानी कई विद्वानों का मत है कि यहाँ कोई ना कोई शक्तिशाली शासक जरूर रहा होगा, जिससे बड़े बड़े नगर बसाए जा रहे थे। वहां पे अन्नागार था, या फिर वहां पे मानकीकृत तरीके से, केंद्रीकृत तरीके से जो शासन व्यवस्था चल पा रही थी। तो इसके लिए कोई ना कोई राजा का अस्तित्व जरूर रहा होगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? राजा का अस्तित्व ना रहा होता तो दुर्ग क्यों बनाए जाते थे भाई? दुर्ग भी बनाए जा रहे थे, बड़े बड़े नगर होते थे, बड़े बड़े नगर बनाए जाते थे। यानी ये व्यवस्थित तरीके से कैसे हो पाता? अब पुरोहित प्रधान शासन है। मोहनजोदड़ो से एक प्रतिमा मिली है। क्या मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली एक प्रतिमा में लिखा है, मोहनजोदड़ो से मिली एक प्रतिमा जिसपे लिखा है प्रीस्ट किंग। अब प्रीस्ट किंग का मतलब है जो भी पुरोहित होता था वो राजा होता था। यानी इस चीज के साक्ष्य मिलता है। तो ये चीज समझ में आ गई, राजतंत्र या पुरोहित का शासन। यानी इतिहासकार जो है इस मत में एक मत नहीं है, यानी दो मत प्रचलित हैं। या तो राजा का अस्तित्व रहा होगा, क्योंकि जब यहाँ के जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे, और दो भागों में विभाजित थे यानी दुर्ग होते थे जो ऊंचे स्थान पे होते थे। ठीक है, जो पूर्वी टीला होता था। अब बात आ रही, बड़े बड़े नगर बसाए गए थे, व्यवस्थित तरीके से शासन व्यवस्था अच्छे से चल पा रही थी। दूसरा लिखा पुरोहित प्रधान शासन, यानी इसका एक साक्ष्य मिलता है कि मोहनजोदड़ो से एक प्रतिमा मिली है। ठीक है, उस पर यह लिखा हुआ है प्रीस्ट किंग का शासन माना गया। प्रीस्ट किंग मतलब पुरोहित जो भी होता था वो राजा होता था। तो यानी यहाँ से दो व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। तीसरी जो व्यवस्था आ जाती है वो आ जाती है व्यापार आधारित। व्यापार आधारित शासन व्यवस्था। व्यापार आधारित शासन व्यवस्था। व्यापार आधारित शासन व्यवस्था। अब ध्यान से देखना कि
ज्यादातर जो इतिहासकार जो सहमत है वो इस बात से सहमत है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो राजनीतिक जीवन था वो व्यापार से आधारित था। यानी माप तौल की इकाई होती थी, वस्तु विनिमय प्रधान शासन था, मुहरें थी। ठीक है, सिक्कों का तो कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलता नहीं है, तो व्यापार आधारित शासन था। तौल माप की एक रूपता थी, दूरवर्ती क्षेत्रों से व्यापार होता था, आंतरिक या बाह्य व्यापार प्रचलित था। क्या था? दो तरह का व्यापार होता था, आंतरिक आंतरिक व्यापार होता था और क्या होता था? बाह्य व्यापार होता था। क्या होता था? बाह्य व्यापार होता था। किसके साक्ष्य मिलते हैं? तो दिलमुन है, सिंधु घाटी सभ्यता में इससे ये भी साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ से क्या मिलता है? मिस्र से मिस्र हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, यहाँ से चांदी मंगाई जाती थी, तांबा मंगाया जाता था, शीशा मंगाया जाता था। आंतरिक व्यापार में सोना कहाँ से? कोलार की खान से बनाया जाता था, फारस की खड़ी से मंगाया जाता था, हिमालय से बनाया जाता था, शिलाजीत है या अन्य जो भी चीजें थी वो मिस्र अफगानिस्तान। तो इसके आंतरिक व्यापार या बाह्य व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं। और क्या मिलते हैं? मानकीकृत मानकीकृत मोहरें मिलती, मानकीकृत मोहरें मिलती हैं। एकीकृत एक रूपता मिलती है। व्यापार में क्या मिलती है? तौल माप की एक रूपता देखने को मिलती है, तौल माप की। अब अगर ये कोई एक इकाई ऐसी नहीं होती जो इन सारी चीजों पर नियंत्रण कर रही थी या कंट्रोल कर रही थी, तो कैसे हो सकता था कि मुहर ऑथराइज्ड मुहरें होती, तौल माप की एक रूपता सभी जगह देखने को मिलती, जो हड़प्पा में थी वही मोहनजोदड़ो में थी, वही व्यवस्था कालीबंगा में भी होती थी। मिस्र, अफगानिस्तान, फारस, हिमालय, कोलार की खान, ईरान, बड़े बड़े देशों से व्यापार भी होता था। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों ही प्रचलित है। अब नगर राज्य की अवधारणा कैसे आई? चौथी जो विशेषता है वो है नगर राज्य की अवधारणा। नगर राज्य की अवधारणा, नगर राज्य की अवधारणा यानी क्या हो जाएगा? अर्बन स्टेट। अगर कोई प्रशासनिक इकाई ना होती, अगर कोई प्रशासनिक इकाई ना होती तो धीरे धीरे जो नगर थे वो राज्य में कैसे बदलने लगते? नगरों को राज्यों में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ कोई ना कोई एक ऐसा राजा या किसी न किसी ऐसी प्रशासनिक इकाई का अस्तित्व जरूर रहा होगा। जैसे मान लो क्या हो जाएगा? नगर राज्य की अवधारणा है, नगरों से राज्य बने, नगरों से धीरे धीरे क्या बनने लगे? नगरों से धीरे धीरे राज्य बने। अब अगर राज्य बने हैं तो यहाँ कोई ना कोई राजा होगा, और सपोज करो अगर राजा ना होता तो यहाँ के जो नगर थे वो दो भागों में क्यों बटे थे? दो भागों में नगर बटे होते थे। नगर जो था मोस्टली दो भागों में बटे होते थे, एक दुर्ग होता था और दूसरा क्या होता था? नगर राज्य होता था। और जो दुर्ग होता था इसी में क्या होते थे? प्रशासनिक भवन होते थे, प्रशासनिक भवन थे, सार्वजनिक भवन बनाए जाते थे, सार्वजनिक भवन बनाए जाते थे। अन्नागार के साक्ष्य कहाँ मिलते थे? यहीं मिलते थे। अन्नागार के साक्ष्य, किलेबंदी के साक्ष्य कहाँ मिलते थे? तो नगर में। अब जो इतना सामान पब्लिक रहती थी तो सीधी बात है पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर करी जाती होगी जिससे पब्लिक क्या रहे? विवादित। अब विवाद उत्पन्न ना हो, यानी सुव्यवस्थित। क्या हो सकता था? सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित कोई योजना ऐसी लागू करी गई होगी। ठीक है, सड़कों की प्लानिंग थी। नगर नगर पालिका परिषद यानी सफाई नगर पालिका, जिसे आज हम मानते हैं नगर पालिका परिषद की तरह यहाँ की जो यूनिट होगी वो कार्य कर रही होगी। तो नगर राज्य की अवधारणा कैसे आई? राजनीतिक जीवन से। दूसरा एक और विशेषता इसकी हो सकती है कि कुछ राजनीतिक संस्था या नगर नियोजन और प्रशासन है, कर व्यवस्था है। जो राजनीतिक जीवन था यहाँ पे कर व्यवस्था, कोई भी राज्य हो तो कर व्यवस्था, कर तो वसूला जाता होगा, तो कर किस रूप में उजाला जाता होगा? तो उस समय कोई मुद्रा का प्रचलन तो था नहीं, मुद्रा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था, तो वस्तु विनिमय प्रचलित था। वस्तु विनिमय यानी जो भी टैक्स लिया जाता होगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या इतने जो भी नगर बनते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे, अधिकारी होते थे, जो राज्यों की शासन व्यवस्था चल पा रही थी वो वस्तु विनिमय पर आधारित थे। यानी हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, व्यापार भी होता था, तो यहाँ से कर वसूला जाता होगा, कर
वसूला जाता होगा, कर वसूला जाता होगा। और ये कर जो होता होगा ये नगद होता होगा। नगद का मतलब हो जाएगा वस्तु के रूप में होगा या अनाज के रूप में होता होगा, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन अनाज के रूप में होता है। ये चीज भी हो जाती है। कुछ राजनीतिक संस्थाएं हो सकती थी, जैसे नगर नियोजन, पूरे नगर के लिए एक समान जल निकास की व्यवस्था करी गई। सड़क पद्धति इतनी प्रभावी तरीके से बनाई गई, तो ये चीज पता चल रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई शासन व्यवस्था जरूर रहेगी। दुर्ग बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे, अनाज के भंडार बनाए जाते थे। तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई प्रामाणिक साक्ष्य तो नहीं मिलता, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। तो इस हिसाब से ये अनुमान लगाया जा सकता कि कोई भी सभ्यता हो वो बिना प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के कैसे कोई 1750 ईस्वी तक, यानी लगभग 1700 वर्षों तक कैसे अस्तित्व में बनी रही। तो इसके लिए ये चीज़ समझ में आती है कि कुछ 4-5 विशेषताएं ऐसे निकल के आती हैं कि अगर ये व्यवस्थाएं जरूर रही होंगी, जैसे केंद्रीकृत शासन व्यवस्थाएं। इससे ये पता चलता कि यहाँ के जो नगर थे, हड़प्पा था, लोथल था, कालीबंगा था, धौलावीरा था, ये जो नगर थे ये बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बताए गए थे, ग्रिड पद्धति पर आधारित होते थे। नालियों का प्रबंधन बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, एक जल निकास की व्यवस्था होती थी, भवन निर्माण योजना प्लानिंग से की जाती थी, दरवाजे गलियों में खुलते थे। ठीक है, सड़कों पे जगह जगह कूड़ेदान की व्यवस्था करी गई थी। सड़कों की व्यवस्था होती थी, भवन निर्माण, समान आकार की ईंटें होती थी, मानकीकृत मोहरें होती थी। तो ये चीज पता चला कि अगर ये चीजें अगर इतनी अच्छे तरीके से हो पा रही थी, तो इसके लिए कोई ना कोई केंद्रीय प्रशासनिक निकाय जरूर रहा होगा जो समाज को नियंत्रित करता हो, जो समाज को अपने अकॉर्डिंग इस तरह से चलाता होगा कि ये सड़क है, इतनी अच्छी सड़क इतनी चौड़ी बनाई जाएगी, सारी सड़कें सेम मिलती हैं, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो यानी कोई ना कोई केंद्रीय, यानी भले ही यहाँ पे कोई ऐसी राजनीतिक संगठन का नाम नहीं मिलता, लेकिन कोई ना कोई केंद्रीय प्रशासनिक निकाय जरूर रहा होगा। दूसरा कि यहाँ पे किसका शासन था, तो राजतंत्र या पुरोहित का। यानी इस संबंध में इतिहासकारों के दो मत प्रचलित हैं कि यहाँ पे या तो राजा का अस्तित्व होगा या फिर पुरोहित प्रधान शासन होगा। तो राजा के अस्तित्व की बात आ रही, तो कोई भी नगर था वो दो भागों में विभक्त था, और नगर राज्य की अवधारणा भी धीरे धीरे आने लगी थी। ये नगर जो थे इतने बड़े बन गए थे कि एक स्टेट का रूप लेने लगे थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये बड़े बड़े नगर थे। ठीक है, तो यहाँ दुर्ग मिलता है, और दुर्ग मिलता है तो किलेबंदी की जाती थी, और किलेबंदी की जाती थी नगरों को, शहरों को। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई राजा का अस्तित्व जरूर रहा होगा, जिससे वहाँ पे ये सारी सुविधाएं हुआ करती थी। पुरोहित प्रधान शासन, यानी मोहनजोदड़ो से एक प्रतिमा मिलती, उस पर यह लिखा हुआ है कि प्राइस्ट किंग का साक्ष्य मिलता है लिखित में। तो ये चीज पता चलती है कि प्रीस्ट मतलब पुरोहित जो होता था वो राजा होता था। तो ये भी इतिहासकारों के द्वारा मान्य। तीसरी विशेषता आ रही है कि व्यापार आधारित शासन, यानी बताया जा रहा है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, ठीक है, यहाँ का जो राजनीतिक जीवन की बात चल रही है, तो यहाँ का जो व्यापार था वो हो सकता है व्यापार आधारित शासन व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ पे बाह्य और आंतरिक दोनों तरह का व्यापार प्रचलित था। मिस्र, अफगानिस्तान, और कोई भी देश का व्यापार किसी अन्य देश से हो, बाहर से हो, या आंतरिक व्यापार हो, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा संगठन या उसको एकत्रित करने के लिए मैनेजर, जनरल या कुछ इस तरह के लोग होते होंगे जो एक दूसरे के यहाँ संपर्क करते होंगे, चीज़ों का आयात और निर्यात पे कंट्रोल करते होंगे। तो यानी कुछ हो सकता है कि व्यापारिक वर्ग का शासन रहा हो, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये व्यापार वर्ग से संबंधित है, व्यापार आधारित सभ्यता मानी जाती है। मानकीकृत मेहनत मिलती थी, तौल माप की एक रूपता देखने को मिलती थी। धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता में क्या नगर राज्य की भी अवधारणा आ गई, यानी अर्बन जो थे वो स्टेट में बदलने लगे। तो अगर स्टेट में बदलने लगे तो नगरों से धीरे धीरे राज्य बने, और राज्य बने तो कोई ना कोई राजा का अस्तित्व जरूर रहा होगा, या कोई बहुत बड़े पुरोहित का, व्यापारी का अस्तित्व रहा होगा। और यहाँ के जो मोस्टली नगर थे वो दो भागों में रखते थे, दुर्ग और नगर। दुर्ग जो होते थे वहीं पे प्रशासनिक भवन बनाए जाते थे, सभा स्थल होते थे, अन्नागार बनाए जाते थे, सार्वजनिक भवन बनाए जाते थे। तो ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे कोई ना कोई राजा जरूर रहता होगा, यानी राजा का नगर जो थे यहाँ सुव्यवस्थित तरीके से नगर बसाए गए थे। समाज के निचले जो क्षेत्र होता था उसका निचला हिस्सा जो था वो नगर के अंतर्गत आता था, और वहाँ पे श्रमिक रहते थे, शिल्पकार रहते थे, कारीगर रहते थे। इन लोगों को भी काम देने की जो व्यवस्था होती होगी, या जो वेतन या जो दास रखते थे वो लोग सामान्य लोग नहीं होंगे, यानी राजा या बड़े उस टाइप के लोग होंगे जो इन लोगों को रख सकते थे। तो ये हो गया कर व्यवस्था। कोई भी राज्य हो, कर व्यवस्था वहाँ की आय का मुख्य साधन होता है।
वो चाहे नगद लिया जाए या अनाज के रूप में लिया जाए। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था, तो वहाँ पे जो जो कर लिया जाता होगा वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कर वसूला जाता होगा, बिल्कुल वसूला जाता होगा कि जब शहरों की इतनी अच्छी प्लानिंग करी जाती थी तो जो अधिकारी लोग होते थे, पुरोहित वर्ग के लोगों ने वेतन भी दिया जाता होगा, या अनाज के रूप में जो था नगद लिया जाता होगा और अनाज के रूप में लिया जाता होगा। और अब कल बात करेंगे इसके, आज हो गया है राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन हो गया, कल बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन कैसा था, और हड़प्पा सभ्यता का क्या योगदान रहा, और कौन सी ऐसी विशेषताएं जो आज भी समाज में प्रचलित है। इसके बाद बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। तो अब ये थोड़ा लेक्चर 2 या 3 लेक्चरों में ये सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये चीज़ समझ में आ रही होगी और इसे प्रॉपर नोट्स के तहत बना भी रहे होंगे, तो आशा कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।